हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर जो क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर की है और उसमें हम ये सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है। ये हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आरंभिक नगर, यानी कि पहला नगर हमारा आरंभिक जो नगर थे वो हड़प्पा के बारे में जो है हम जानेंगे। हड़प्पा के जो लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन जीते थे, उस समय में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, इन सभी के बारे में हम जो है इस आज के चैप्टर में जानेंगे। तो फटाफट से चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, उस समय में क्या क्या चीज़ें हमें जो है पुरातत्वविदों से हमें मिली हैं, इतिहासकारों ने क्या क्या बताया है, इन सभी के बारे में आज के चैप्टर में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको सीटेट के जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो सीटेट में जो एसएसटी आएगी 6 to 8 की एनसीईआरटी उसमें आती है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। और पेपर हमारा जनवरी में ज़रूर हो जाएगा, या तो दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगा या फिर जनवरी में आपका जो है फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक तक आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। और एचटेट की तो आपको पता ही है कि डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी जो इलेक्शन होते ही आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, अप्लाई करने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से अभी से तैयारी कर लो, बाद में आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। देखिए, हड़प्पा की कहानी, आरंभिक नगरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारतें क्या बताती हैं? अपनी कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछा रही थी, कब? 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे हुए जो इंजीनियर थे उनको हड़प्पा, अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला था। पुरास्थल मतलब पुराना, पुरा का मतलब पुराना, स्थल का मतलब जगह है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और ये सोच करके हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए थे जो इंजीनियर थे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई थी। और इस तरह से कई इमारतें जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, इस जगह को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरंभिक नगर। और इसलिए बाद में मिलने वाले इन सभी के जो पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन सभी को हड़प्पा की इमारतें कहा गया था। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इनकी विशेषता देखिए, इनकी विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिम का हिस्सा था वो ऊंचाई पर था लेकिन छोटा हिस्सा था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा था? नगर दुर्ग कहा था। नगर दुर्ग इसको कहते थे, पश्चिम वाले हिस्से को, ऊंचाई वाले हिस्से को। निचला हिस्सा जो कि पूर्वी हिस्से में था उसको निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हजारों साल बाद, यानी कि आज तक इनकी दीवारें खड़ी हुई हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब ज़्यादा मजबूत रहीं। ये नगर कहाँ पर हैं? ये देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिनके ऊपर काले रंग के चित्र बने हुए थे, और पत्थर के बाट, मुन के मोहरे, मन के तांबे के उपकरण व पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन सभी से ये सभी चीज़ें क्या है? खुदाई के दौरान वहाँ पर मिली हैं। और देखिए, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, यानी कि जो नगर दुर्ग किसको कहते थे? जो पूर्वी हिस्सा होता था, जो ऊंचाई पर बना होता था ना, पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर बना होता था, उसको नगर दुर्ग कहते थे। और जो है निचला नगर किसको कहते थे हम? पूर्वी हिस्से को। कुछ खास इमारतें बनाई गई थी वहाँ पर। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब भी बनाया गया था, जिसको पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का
नाम दिया था। ये महान स्नानागार आपको सिर्फ CTET HTET में नहीं बल्कि और जो बड़े एग्जाम होते हैं ना टीचिंग के, उनमें भी पूछते हैं। महान स्नानागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, पानी को रोकने के लिए थे। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये जो स्नानागार है उसकी विशेषता बताई है कि किस तरह से उसकी बनावट थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसको खाली कर देते थे। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। उनका मानना है कि ये जो है किन्हीं विशिष्ट नागरिकों, जैसे हमारे यहाँ पर बोल देते हैं ना VIP वगैरह, इस तरह से उनके लिए स्नान के लिए किसी भी उत्सव वगैरह पर स्नान करने के लिए वो बनाया होगा मोहनजोदड़ो। ये देखिए हमारा भारत का एक हिस्सा दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे आसपास। और ये देखिए सिंधु नदी और इसके पास में ही बसा हुआ ये मोहनजोदड़ो है। और ये हमारा गुजरात के आसपास का एरिया जहाँ पर ये सारी जो हड़प्पा सभ्यता हमें मिली हुई है। ये देखिए सरकोतका, धोलावीरा, लोथल, ये सभी यहाँ पर। ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर। और ये पूर्वी हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर झेलम, हड़प्पा, रावी नदी, चेनाब, ये सारी नदियाँ हैं। और ये रावी नदी के किनारे हमारी हड़प्पा। ये राखीगढ़ी है, कालीबंगा, ये सारी चीज़ें ये पूर्वी और जो है उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में। आगे देखिए हमने स्नानागार के बारे में पढ़ लिया है ना, उसका चित्र भी आगे दिया गया है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, जहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह मतलब क्या है? जो कि बड़े बड़े कमरे जैसे होते हैं जहाँ पर हम अनाज को भंडार करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं साल भर के लिए, इसलिए भंडार गृह। ये देखिए स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, उसकी जो फोटो दी गई है। ये देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं, एक इस साइड से जो दिखाई नहीं दे रही और एक सामने वाले हिस्से से। और इसको पानी का भर देते थे कुएं से। अगला देखिए भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई करती हुई ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये आपका काफ़ी जो है मदद मिलती है इनको देखने से, याद रखने में। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या फिर 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी कि कई नगरों में ढक रखे थे नाले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे, जो कि बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बनाते हैं ना सीवर वगैरह। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सभी का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से अच्छे से एक साथ किया जाता था। नगरीय जीवन देखिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी और यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे इमारतें बनाने के लिए। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के और सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को भी अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक जो कि मोहरों पर तो लिखते ही थे, यानी कि जो मोहरों के ऊपर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई हैं अभी। लिपिक का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। लिपिक मिलते थे हड़प्पा के नगरों में, तो उनका क्या काम था? मोहरों के ऊपर वो लिखते थे, लिखने का काम। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। यानी कि लोग लंबी यात्राओं पर जाते थे देश विदेश में, वहाँ से वापस आते वक्त क्या थे,
कुछ जो है उपयोगी चीज़ें लाते थे और किस्से कहानियाँ, यानी कि वापस कहीं पर भी हम जाएंगे वहाँ की जो बातें होंगी हम आकर के बताएंगे ना, वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो साथ में किस्से और कहानियाँ भी लेकर आते थे। मिट्टी से बने हुए कई खिलौने भी मिले हैं हड़प्पा में जिनसे बच्चे खेलते होंगे। और ये देखिए यहाँ पर नालों का एक चित्र दिया गया है। ये जो नाले बनाए गए हैं साइड में, इनका चित्र जो आगे बड़े नालों में मिल जाते हैं। और ये कुआं देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला, और उसके नीचे क्या मिला है हमें, कुआं मिला है एक। बाईं और नीचे तरफ ये देखिए हड़प्पा की एक मोहर है। ये जो चित्र है ये हड़प्पा की एक मोहर, और ये खिलौने दिए गए, खिलौनों के चित्र, बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने मिले हैं वो। और ये एक मोहर है जिनके ऊपर लिपिक लिखते थे, खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और ये पक्के मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ देखिए दाएं तरफ आगे देखिए नगर और नए शिल्प, पत्थर के बाट देखिए यहाँ पर, ये जो है पत्थर के बाट दिए गए हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से, किस पत्थर से बनाया गया था इनको, इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या फिर धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। बाट का हम उपयोग तोलने के लिए ही करते हैं। और मध्य में ये देखिए मन के, यहाँ पर ये तस्वीर देख लेना आप, मध्य में बाईं तरफ मन के, इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये मन के याद रखना, कॉर्निलियन पत्थरों से, और पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डाल कर के माला बनाई जा सके। और दाईं तरफ देखिए पत्थर के धारदार फलक बनाए गए हैं। और नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। पत्थर के धारदार फलक भी बनाए गए हैं, मनके भी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मनके वगैरह, ये माला वगैरह बनाई गई हैं। और ये मूर्ति बनाई गई है जिसके ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहनाए गए हैं इसको। ये देखिए वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं इनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे या कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए हैं। किससे? तांबे से। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या थी? मनके, बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बाट है और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। और इनके बारे में आगे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। ये बताया गया है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, कहाँ पर? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तकलियाँ क्या करते हैं? सूत काटने के लिए काम आती हैं, इसलिए सूत काटने का भी संकेत मिलता है यहाँ पर। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। और विशेषज्ञ उसको कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देता है, यानी कि अपने जो है क्षेत्र में वो जो है शिक्षा लेकर के वहाँ जाता है, कोई खास चीज़ बनाता है, पहले उसकी शिक्षा लेता है उसके अंदर और फिर वो जो है अपना काम करता है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि ये खास काम है। यानी कि कोई भी हमें बोल देगा पत्थर दे करके कि इसको तराशो, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ, तो हम नहीं बना सकते। जिन्होंने इसमें क्या है, जिन्होंने प्रशिक्षण किया है, यानी कि जिन्होंने शिक्षा ली है, वो कर सकता है। और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। कोई भी काम जो है सिर्फ पुरुष या सिर्फ महिलाएं नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है शिक्षा लेने के बाद।
महिला भी। फेन्स देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फेन्स को बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिला करके, इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले या फिर छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए, यहाँ पर फेन्स का चित्र दिया गया है। आगे देखिए, कच्चे माल की खोज। कच्चा माल कहाँ से जो है इनको प्राप्त होता था हड़प्पा के काल में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के ऐसक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं पर मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे हड़प्पा के लोग। जैसे कि कच्चा माल, दूध वगैरह, कपास वगैरह वहीं पर मिल जाते थे उनसे, लेकिन जो है महंगी चीज़ें जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थर ये दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे? आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया गया था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ का आयात कहाँ से किया गया था। देखिए, तांबे का आयात राजस्थान से, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया गया था तांबे का। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या थी? टीन। इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया गया था टीन का। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया गया था। ये यहाँ पर एक मोहर का चित्र दिया गया है ये, और ये साइड में देखना आप, कोई खिलौना दिया गया है, एक गाड़ी की तरह बनाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार से ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर है। तो खिलौना अगर गाड़ी का है तो इसका मतलब इस तरह की गाड़ियाँ असली में वहाँ पर थी बड़ी बड़ी, जिनसे वो लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे और वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। आगे देखिए, पौधों के अवशेषों से हमें पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन के लिए हल का भी उपयोग करते थे जुताने के लिए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया गया होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की गई होगी। ये हल का चित्र जो दिया गया है, खिलौना मिला है उनको हल का। हड़प्पा के लोग क्या है, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक लेकर जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते हुए मछलियां पकड़ते और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कहाँ पर? कच्छ के इलाके में। वहाँ पर साफ पानी मिलता और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं पर धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा नगर को 3। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। यहाँ पर मिले हुए कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था
ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। धोलावीरा में क्या है, बड़ी चीज़ों पर मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर। आगे देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ पर बसा हुआ था? लोथल हमारा साबरमती की एक उपनदी है जिसके किनारे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था जहाँ पर इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने वाली उनकी छाप मिली हैं। और ये देखिए लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ पर समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर कच्चा माल चढ़ाया और उतारा जाता था। लोथल के पास बंदरगाह भी मिला है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर मिले हैं लोथल में। आगे देखिए, मोहर या फिर मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देती थी। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी को पोतकर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहती थी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। ये सब क्यों हुआ था कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और किसी का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया था, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व तथा दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये था हड़प्पा सभ्यता। इसका विनाश किस प्रकार से आइडिया लगाया है कि शायद जो है नदियाँ सूख गई थी, जो है सूखा आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, इस वजह से नगरों का विनाश हुआ था। ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो पूरा देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से आपको HTET का जो पेपर आ गया है उसके लिए भी मैं SST की क्लास लेकर आऊँगी। शाम को 8 बजे के आसपास आपको जो है क्लास देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की क्लास होगी पहली हमारी। एक क्लास मैंने जो है नोट्स बना करके डाले हुए हैं, वो नहीं देखी हो तो आप देख लेना। जो भी HTET की तैयारी कर ले हैं उनको, और CTET की तैयारी करने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और गुड लक। अच्छी से अपनी तैयारी करो और अपना एग्ज़ाम दो। आप सभी को मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को हमारी HTET की जो है वीडियो होने वाली है उसको ज़रूर देख लेना एक क्लास को। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड लक।